कि आप मोहब्बत इमोशंस के इतने भूखे हो जाते हैं ना, क्योंकि आपको दुनिया से कभी इमोशंस मिला ही नहीं है। जब आपको बचपने में इमोशंस नहीं मिला है तो आप बड़े होकर के वही इमोशंस की क्रेव करते हैं। कहीं से भी मिल जाए तो आप रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, खासकर टीनेज लाइफ में। बिल्कुल। कि आपकी मम्मी अब स्टार बन गई हैं तो आप स्टार बन करके उनको देखोगे। मम्मी को ले जाया क्या, मुझे लगा स्टार बनने गई। अब मैं सबको बोल रही हूँ, मेरी टीचर्स स्कूल में मिल रही है कि मदर को क्या हुआ आपके, तो बोला वो स्टार बन गई है। मुझे भी बोला गया मैं 10 डेज़ के बाद मैं भी स्टार बन जाऊँगी। ब्लेम किया गया कि इन्होंने काला जादू कर दिया है, इसकी वजह से बेटी मेरी चली गई। एंड देन मुझे फादर से मिलना अलाउड नहीं था। उनके फ्यूनरल के दिन पापा को निकाल दिया गया, उनकी पूरी फैमिली को निकाल दिया गया। हमारे साउथ एशियन कम्युनिटी, आई विल नॉट ओनली ब्लेम इंडियन और पाकिस्तानी और बंगाली, हमारे पूरे साउथ एशियन कम्युनिटी आई थिंक इज अ लैक ऑफ नॉलेज, एजुकेशन। हमारे साउथ एशियन कम्युनिटी, आई विल नॉट ओनली ब्लेम इंडियन और पाकिस्तानी और बंगाली, हमारे पूरे साउथ एशियन कम्युनिटी आई थिंक इज अ लैक ऑफ नॉलेज, एजुकेशन। चिकन को छुपाया जाता था कि मैं चिकन ना खाऊं, तो इस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने की है, और जबकि लोगों को रियलाइजेशन नहीं है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। मेरी शक्ल ऐसी हो गई थी कि जब मेरे फादर ने मुझे 7 साल के बाद देखा तो उन्होंने कहा ये मेरी बेटी है। नानी को बोलते आइज़ क्लोज करने के लिए, और मुझे बैड टच करते थे। मुझे बोलते थे कि तुम भी आइज़ क्लोज करो, और उसके बहाने मुझे बैड टच करते थे। वो लोग कहते थे कि ये टीचर की बटरिंग करके इसको मार्क्स आते हैं, ये पढ़ती नहीं होगी, ऐसे ही आ रहे होंगे इसको मार्क्स। वहाँ पर भी वो आयरन छुपाना मेड से, वो खाना छुपाना, इस तरह की चीज़ें होती है। फिर भी जाने के टाइम उस मौलवी ने मुझे बैड टच किया, और उसके बाद मुझे स्लीपिंग पैरालिसिस होने लगा। मैं सोती थी तो मुझे वो मौलवी नज़र आता था कि वो मुझे टच कर रहा है। प्यार दिया, माँ का प्यार नहीं कह सकती, दोस्त की तरह रही वो मेरे साथ। माँ का प्यार नहीं। मैं और ज़्यादा मेहनत से पढ़ने लगी। मैं अपने कॉलेज यूनी में टॉपर, मैं हर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी मैंने स्टार्ट किया। फिर मैं 18-19 साल में मेरे 2-3 सोर्स ऑफ इनकम थे। किसी भी लल्लू पंजू से आप कहोगे कि शादी कर लो, इधर कर लो, और वो मुझे रेस्ट्रिक्शन में रखेगा, वो जो मुझे इंडिपेंडेंस नहीं देगा, और मेरी उसके साथ कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, और मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी लोगों के लिए, सोसाइटी को दिखाने के लिए, तो नहीं, मैं नहीं करूँगी। मोहब्बत भी होती है, दिल भी टूटता है, और वो होना ज़रूरी होता है ना आपकी पर्सनैलिटी के लिए। आपकी पर्सनैलिटी में निखार आती है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि एक लड़की जिसकी ज़िंदगी का पहला तोहफा ही दर्द हो, जो माँ को खोने की उम्र में माँ की याद भी पूरी तरह से न समझ पाए, जो बाप से दूरी, रिश्तों में सियासत, नफ़रत, बेइज्जती और तन्हाई के बोझ के साथ बड़ी हुई हो, क्या वो बच्ची कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती है? क्या एक ऐसी बच्ची जिसे लोगों ने शक्ल का ताना दिया, जिसने बचपन में इस्तेसाल सहा, जिसे बार बार घरों और रिश्तों के बीच में धकेला गया, क्या वो कभी कदमों पे खड़ी हो सकती है? और मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगी। क्या एक ऐसी लड़की जिसे बचपन में कमज़ोर कहा गया, अनचाही कहा गया, क्या वो कभी सच में ताकतवर बन सकती है? अगर आपका जवाब है नहीं, तो मेरी आज की मेहमान आपके सारे जवाब बदल देंगी, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है वही लड़की जो इन्हीं ज़ख्मों से गुजरी, इन्हीं अंधेरों में पली, लेकिन फिर इन्हीं दर्द और तकलीफ़ों को अपनी ताकत बनाया। यूके में एक कामयाब सोलिसिटर्स बनी, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स स्टूडेंट्स की हेल्प करती हैं उनके इमिग्रेशन मैटर्स में। अपनी एनजीओ के ज़रिए औरतों को आवाज़ दे रही हैं, और अपनी कहानी से लोगों को ये बता रही हैं कि अगर अल्लाह ताला आपके साथ हों तो कोई भी रिश्ता, दुनिया की कोई भी ताकत आपको एक मजबूत और ताकतवर इंसान बनने से नहीं रोक सकती। तो मेरे साथ इस्तकबाल कीजिए इल्सा फातिमा खान का। अस्सलाम वालेकुम इल्सा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए, थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम, थैंक्स फॉर कमिंग। अच्छा
सबसे पहले मैं आपसे एक बात जो है वो ये पूछना चाहूँगी, इल्सा, आई नेवर हर्ड दिस नेम बिफोर। इसका मीनिंग बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, क्या है? अल्लाह पाक की तरफ से भेजी गई बेशकीमती चीज़, गॉड्स गिफ्ट। ओह माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। किसने रखा नाम? मेरे अब्बू ने रखा था। क्योंकि हम एल्सा सुनते हैं, एल्सा, फ्रोजन वाली। यू नो फ्रोजन वाली, Frozen वाली, बट वी Princess नेवर Elsa। लाइक हर्ड इल्सा, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल। मैंने कभी नहीं सुना था, हो सकता है लोगों ने सुना हो। जी, अरबिक नाम है। अरबिक नाम है, बिकॉज माई नेम इज पर्शियन नेम। सो आपका भी नाम काफ़ी प्यारा है, शहनीला। शहनीला। ज़्यादा लोगों ने लोग मुझसे पूछते होते थे, मुझे मतलब ही नहीं पता था। क्या मतलब है? बहुत बड़े हो कि जब जाके इसका मतलब पता चला, इसका मतलब है सॉफ्ट स्पोकन। हाँ, मतलब आप हैं माशाल्लाह से। पता नहीं, शायद नाम का असर है, हो सकता नहीं, है। आपकी बोली बहुत प्यारी है, बहुत पॉजिटिव है। बच्चों के साथ सुना करें मुझे। तो फिर आप फिर वो हो पता जाते हैं। बच्चों के साथ तो करना पड़ता है। करना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ता है। अच्छा, आपकी जिंदगी जो है वो स्टार्ट एक मौजज़े से हुई। जी बिल्कुल। तो आप आपको सबसे पहली मेमोरी आपकी माइंड में क्या है? जैसे होता है ना, मतलब आप एक सबसे पहली मेमोरी होती है कुछ, जैसे मेरी सबसे पहली मेमोरी कुछ ऐसी होगी जो मुझे हमेशा याद रह जाती। आपकी सबसे पहली मेमोरी क्या है? मुझे 14 मार्च वो दिन नहीं भूल पाती मैं। मेरी मम्मी का इंतकाल हुआ था उस दिन। उस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच था, हम सारे टीवी देख रहे थे और ऑल ऑफ अ सडन कॉर्डलेस से आवाज़ आती है और मेरा भाई जाता है फ़ोन उठाने के लिए एंड देन उसका एक्सप्रेशन ब्लैंक हो जाता है। मैं 4 साल की थी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। नेक्स्ट डे क्राउड आने लगा घर में, बहुत ज़्यादा लोग आने लगे। मुझे बताया गया कि मामू की शादी है। अच्छा, आपके भाई की क्या एज थी? भाई मुझसे 7 साल बड़ा था। मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटी, मैं मन्नत की हुई थी। सो ही वॉज 11 years old। हाँ, तो वो सबसे बड़ा भाई है। वो सबसे बड़ा भाई, फिर एक भाई 6 साल बड़ा, वो 10 साल, और मैं सबसे छोटी थी। मतलब मेरी मदर को बेटी चाहिए थी, तो उन्होंने, इंडिया में एक जगह है देवा शरीफ, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो वहाँ से उन्होंने मन्नत मांगी थी एक बेटी के लिए। हालांकि डॉक्टर ने बोला था कि आपकी हेल्थ कंडीशन सही नहीं है, आप कंसीव ना करें, पर उन्होंने ज़िद में बेटी की। जब एट द टाइम ऑफ बर्थ सब कहते हैं कि डॉक्टर जो थी वो बोल रही थी या तो माँ बच सकती है या तो बेटी। तो उनकी क्या हेल्थ कंडीशंस थी? हार्ट का इशू था उन्हें। तो हार्ट का इशू 2 बच्चों के बाद हुआ या पहले से था? पहले से था, पर किसी ने डायग्नोस नहीं किया। डायग्नोस बहुत लेट हुआ। वो जो आपका मेडिकल कंडीशन है वो उतना अच्छा नहीं था, तो बाद में उनको कंटिन्यूअस पैल्पिटेशन, फिर वो काफ़ी लो फील करती थी, पर उनको हमेशा एक बेटी का बड़ा शौक था। दोनों बच गए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के करम से। और फिर मेरा ऐसा था, मैं अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा अटैच थी। वो जब भी चेकअप के लिए भी जाती थी, लाइक चेकअप के लिए हम दूसरी जगह जाते थे, दिल्ली। हम मम्मी काफ़ी अरसे तक ननिहाल में रहती थी क्योंकि उनको कोई केयर करने के लिए होना चाहिए था, तो नानी वगैरह उनकी केयर करती थी। तो मैं हमेशा उनके साथ जाती थी दिल्ली उनके चेकअप के लिए। बस एक टाइम था जब मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरे कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह हो गए थे। तो आप कहाँ रहते? आप लोग मैं उस टाइम अपने ननिहाल में थी। ननिहाल गया। और डैड कहाँ पे रहते थे? पटना में। तो मतलब आप बहन भाई सब नानी के पास रहते थे? जब मम्मी की ज़्यादा तबीयत खराब हुई तो थी, मैं सिर्फ नानी के पास थी। अच्छा, आप सिर्फ नानी के पास ही, लेकिन भाई जो थे वो डैड के पास थे। अच्छा, सो आपकी लुक आफ्टर करने के लिए। हाँ, क्योंकि मैं काफ़ी छोटी थी ना, और छोटे बच्चों को लाइक चाहिए होता है कि कोई फीमेल फिगर उनकी लुक आफ्टर करे। आप कभी सोचती हैं, जैसे मैं भी एक माँ हूँ, और अगर मुझे हेल्थ कंडीशंस हों तो मैं सोचूंगी कि अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो गया तो मेरे जो ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, बिकॉज इट हैपेंड विद मी व्हेन माय third child was, I have 3 children mashallah, so my third one was due, so I had something not that critical, लेकिन I have some conditions जिससे मैं उन दोनों को लुक आफ्टर नहीं कर पा रही थी। और मैं सोच रही थी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे इन 2 बच्चों का क्या होगा जो ऑलरेडी इस दुनिया में हैं। तो मैं ये सोचती थी, फिर मैं कहती थी अल्लाह ताला बस अब
जो है इसको अच्छे अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, मुझे सेहत दे, ताकि फिर मैं इन तीनों को अच्छे से लुक आफ्टर कर सकूं. बट आई एम नॉट गोना गो फॉर द फोर्थ वन बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज. एग्जैक्टली कि जो ऑलरेडी इस दुनिया में है उनका कसूर नहीं है कुछ भी. एग्जैक्टली. तो अगर मैं कुछ ऐसा होगा तो उनका क्या होगा. हैव यू एवर हर्ड अबाउट लाइक यू नो फ्रॉम योर खाला और नानी और एनी के आपकी अम्मी क्या सोचती थी. उनको बस एक बेटी चाहिए थी, उन्होंने सोचा ही नहीं था कि मैंने कुछ सोचा नहीं. कुछ सोचा ही नहीं था, उनको बस था कि एक बेटी चाहिए उनको. और अगर बेटी ना होती. वो बहुत ज़्यादा पैशनेट थी बेटी के लिए, इसलिए मेरा नाम भी रखा गया इल्सा, अल्लाह पाक की तरफ से भेजी गई बेशकीमती चीज़. और मुझे बहुत प्यार करती थी वो, मतलब कि बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड, ये कर दे वो कर दे. और जाहिर सी बात है माँ के तरह तो कोई प्यार नहीं करता नहीं ना, कर माँ सकता, का दिल. बिल्कुल. माँ तो तो माँ वो होती तो है. मैं तो पूरी ज़िंदगी उस मोहब्बत से मतलब महरूम रही. और जब आपकी माँ नहीं होती ना तो आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी कमी होती है. बिल्कुल क्योंकि एक बच्चे के अपब्रिंगिंग के लिए माँ बाप दोनों का इक्वल रोल होता है. बिल्कुल. कोई एक भी नहीं हो तो आपकी पर्सनालिटी में लोग हो सकता है ना आइडेंटिफाई कर लैक रह जाते हैं. हाँ, जैसे काफी सारी चीजें. बाप जो होता है वो आपको कॉन्फिडेंस देता है. Exactly. माँ जो होती है वो मोहब्बत देती है, केयर देती है, इमोशंस देती है, आपको प्रोटेक्शन देती है, सब कुछ देती है. कहते हैं अगर खुदा न खास्ता आपका बाप चला जाता है तो माँ सब संभाल लेती है. लेकिन माँ के अगर जाने माँ से चली जाती है आपकी जिंदगी बिखर जाती है. आप हर जगह वैलिडेशन इमोशंस ढूंढते हैं, आप गलतियां करते हैं, आप गलत लोगों से मोहब्बत में पड़ जाते हैं, आप गलत लोगों पे ट्रस्ट कर देते हैं, क्योंकि आप मोहब्बत इमोशंस के इतने भूखे हो जाते हैं ना, क्योंकि आपको दुनिया से कभी इमोशंस मिला ही नहीं है. जब आपको बचपने में इमोशंस नहीं मिला है तो आप बड़े होकर के वही इमोशंस की क्रेव करते हैं. कहीं से भी मिल जाए तो आप रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, खासकर टीनेज लाइफ में. बिल्कुल. आप मोहब्बत जो होता है ना, आप राइट इंसान से नहीं पढ़ेंगे, आप गलत इंसान से पढ़ेंगे. कोई भी आपको फेक केयर फेक अटेंशन देगा, आपको लगेगा उससे बड़ा तो मेरा कोई है ही नहीं. बिल्कुल. और टीनेज तो ऐसी एज होती है कि आप वैसे ही हर तरफ अट्रैक्ट होते हो. एग्जैक्टली. एवरीवेयर. तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. एग्जैक्टली. जब आप इमोशनली वल्नरेबल होते हो तो कोई भी आपको ट्रैप कर सकता है. अच्छा, आपने जैसा कि बताया कि आप फिर नानी के घर थी, आपको फिर पता चला कि इस तरह से अम्मी चली गई हैं. उसके बाद क्या हुआ? जिस दिन पहले तो मुझे बताया गया कि मम्मी हैं जिंदा, मामू की शादी है नेक्स्ट डे, और सारे लोग आने लगे. मैं भी एक्साइटेड कि मामू की शादी है, मुझे मम्मी से बात करनी है, मुझे मम्मी से बात कराओ. तो कोई फ़ोन से फेक मम्मी बन करके मुझसे बात भी कर रहा है. मैं बात भी कर रही हूँ, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड. फिर मेरी कज़न आती है दुबई से, तो मैंने उसको बोला मम्मी पता है मुंबई गई हुई हैं, वो मेरे लिए और तुम्हारे लिए, हम दोनों के लिए कपड़े लेकर आ रही हैं, अभी उनका फ़ोन आया था. उसने कहा खाला अम्मी तो अल्लाह पाक के पास चली गई. मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी, क्या बोल रही हो, तुम पागल हो गई हो. फिर एक मेड थी, उसने भी बोला कि तुम्हारी मम्मी अब नहीं रही, उनकी मिट्टी मंजिल होगी. मुझे लगा ये सब पागल हो गए, शादी के मौके पे ऐसे बोल रहे. मुझे अपनी फ्रेंड के घर भेज दिया क्या था. फिर नेक्स्ट डे सुबह में मुझे मेरे एक मामू आए, उन्होंने मुझे बिस्किट और चॉकलेट्स दिलाया और वो मुझे एक रूम में ले गए. वहाँ पे मैंने देखा कि मम्मी वाइट कपड़े में, वाइट कॉटन कान में, वाइट कॉटन नाक में वो लगा हुआ है, और मम्मी लेटी हुई है और सारे लोग रो रहे हैं. मुझे समझ में नहीं आ रहा लोग रो क्यों रहे हैं. ये तो पहली बार मैं चीज़ नहीं देख समझ आती ना बिल्कुल भी. आपके इमोशंस इतने लाइक यू नो दिस इज समवन आई लव इट, आई लव दैट पर्सन अ लॉट, बट व्हाट इज हैपनिंग. मुझे तो डेथ का मतलब ही नहीं पता था उस टाइम कि डेथ होती क्या है. मुझे बस इतना हुआ कि मुझे सदमे में वो होता है ना, गाल फूल जाते हैं आपके, आपको फीवर हो जाता है, आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उस तरह की चीज़ें हो गई. मुझे बस इतना बताया गया कि आपकी मम्मी अब स्टार बन गई हैं, तो अब स्टार बन करके उनको देखोगे. मम्मी को ले जाया गया. मुझे लगा स्टार बनने गई. अब मैं सबको बोल रही हूँ, मेरी टीचर्स स्कूल में मिल रही है कि मदर को क्या हुआ आपके. तो बोला वो स्टार बन गई है. मुझे भी बोला गया मैं 10 डेज़ के बाद मैं भी स्टार बन जाऊँगी. फिर अब 10 दिन ख़त्म हो गए. मैंने 10 दिन तक इंतज़ार किया, एक बच्चे ने पेशेंस दिखाई 10 दिन तक. फिर मैंने बोला अब मुझे भी स्टार बनना है, मुझे भी ले जाओ. फिर मैं रोती, मैं स्टार को देखती, मैं रोती, बोलती कि मम्मी मेरी आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ, स्टार गिर जाए. मुझे कुछ समझ में नहीं आता अब हुआ क्या. फिर मुझे बाद में पता चला कि अब मैं कभी उनको नहीं देख पाऊँगी. हर इंसान को एक दिन
मरना होता है, हर इंसान को एक दिन अल्लाह पाक के पास जाना होता है। अच्छा, उसके बाद आप अपने ननिहाल में रही, वहाँ पे आप थोड़ी बड़ी हुई, आपके भाई भी वहीं थे? भाई 1-2 साल वहाँ पे रहे, फिर वो ददियाल चले गए, पापा के पास गए, क्योंकि एज डिफरेंस भी था, उन लोग को अपनी फर्दर स्टडीज़ करनी थी। एंड दे आर मोर यूज्ड टू लिव विद देम। हाँ, तो फिर क्या हुआ? फिर लाइक मम्मी के डेथ के दिन, उनके फ्यूनरल के दिन स्पेसिफिकली एक बहुत बड़ा तमाशा हुआ कि अब आपको पता है इंडियन फैमिली में ऐसा होता है ना कि बेटी की डेथ हो गई तो वो हस्बैंड पे उसके ब्लेम करती हैं। तो पैटर्नल फैमिली पे हमारी फ्यूनरल के दिन ब्लेम किया गया कि इन्होंने काला जादू कर दिया है, इसके वजह से बेटी मेरी चली गई। एंड देन मुझे फादर से मिलना अलाउड नहीं था। उनके फ्यूनरल के दिन पापा को निकाल दिया गया, उनकी पूरी फैमिली को निकाल दिया गया कि इन लोगों के वजह से ही मम्मी की डेथ हुई है। और मैं छोटी थी, मैं 4 साल की थी। मेरे फादर ने मुझे पैसे दिए और कुछ खाने की चीज़ें दी। मैंने बोला प्लीज़ चले जाएं, आप ये वापस ले लें, क्योंकि मैं अलाउड नहीं हूँ, मुझे डांट पड़ेगी। क्योंकि मुझे बोला You are scared of who? Like whatever you were listening around? Yeah, I was listening around and I knew that I had to live here. So वो एक बच्चा होता है ना, अब मुझे केयर, तो मम्मी तो चली गई हैं, अब आई नीड अ फीमेल एनर्जी इन माई लाइफ, आई नीड समबडी टू लुक आफ्टर मी। सो वट एवर दे आर सेइंग, ये जो कह रहे हैं हैव टू फॉलो। अगर ये कह रहे हैं पापा सही नहीं है, तो पापा ने जो पैसे दिए उनको वापस करो और उनको बोलो आप चले जाएं यहाँ से, मैं आपसे नहीं मिल सकती हूँ। फिर उसके बाद पापा से मिलना भी वॉज इक्विवेलेंट टू टीनेज में जैसे आप बॉयफ्रेंड से छुप के बात करते हो ना, वैसे ही था। पापा मुझे कॉल करते थे, मैं उनसे बात नहीं कर सकती थी। उनको बोला जाता था कि उन्होंने मम्मी को मार दिया, वो अच्छे नहीं हैं, ऐसे हैं। तो मैं भी उस चीज़ से कन्विंस्ड हो गई थी। एक टाइम था कि मैंने भी अपने पापा से बदतमीज़ी स्टार्ट कर दी थी। वो आते थे मुझसे मिलने के लिए, वो चीज़ें लेकर आते थे, मैं उनको वापस कर देती थी। मैंने उनको एक बार बोला था डोंट टच मी, वो मुझे प्यार करने के लिए अप्रोच कर रहे थे। तो 6-7 साल तक मैंने अपने फादर की भी शक्ल नहीं देखी। आपको लगता है कि आपको वाकई लगता है कि वो जिम्मेदार थे? नहीं, बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं थे। उन्होंने मदर की अच्छी केयर की, पर एक होता है ना कि वो लोग इमोशनल थे। मेरी जो मैटरनल फैमिली थी वो इमोशनल थी उस टाइम, तो उनको किसी पे लाइक करना था ब्लेम। उन्होंने भी बेटी खोई थी, तो वो अल्टीमेटली उनको लगा कि मेरे बेटे उन्होंने खुश नहीं रखा मेरी बेटी को, उसके हस्बैंड ने, इसीलिए ऐसा हुआ। तो वो उन पे ब्लेम करने लगे। मेरे पापा भी। बट वो तो जैसे आपने बताया कि उनको हार्ट प्रॉब्लम था, जी, तो वो तो आपको पता है वो तो या तो जन्म से होता है या फिर ये इस तरह से डेवलप नहीं होता है। लाइक अगर जैसे कहते हैं दिल में सुराख है या कोई दिल कमज़ोर है, तो ये बाय बर्थ होती हैं चीज़ें। जी बिल्कुल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बिल्कुल, तो बाय बर्थ होती हैं चीज़ें ना। तो इसमें तो बाप की गलती नहीं थी, बट फिर भी आई थिंक हमारे साउथ एशियन कम्युनिटी, आई विल नॉट ओनली ब्लेम इंडियन और पाकिस्तानी और बंगाली, हमारे पूरे साउथ एशियन कम्युनिटी आई थिंक इज अ लैक ऑफ नॉलेज, एजुकेशन। तो कुछ भी होता है तो हम फॉरन ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देते हैं, थिंकिंग कि उन्होंने ऐसे किया होगा इसलिए ऐसा जिसकी हुआ। वजह से ऐसा हुआ। तो इस चीज़ की वजह से हमारे जहन पे बहुत जाहिर है, जो हम बचपन से सुनते हैं हमें लगता है कि यही ठीक है, यही सही है। हम लोग कभी दूसरी साइड की स्टोरी जानने की कोशिश नहीं करते बहुत देर तक। और जब हमारे साउथ एशियन कम्युनिटी, आई विल नॉट ओनली ब्लेम इंडियन और पाकिस्तानी और बंगाली, हमारे पूरे साउथ एशियन कम्युनिटी आई थिंक इज अ लैक ऑफ नॉलेज, एजुकेशन। हमें माँ का प्यार मिला ना बाप का प्यार मिला। और आप भाइयों से भी दूर थी। भाइयों से भी दूर थी। आप कभी ये नहीं सोचती थी कि अगर मेरे अब्बू गलत हैं तो मेरे भाई उनके पास क्यों रह रहे हैं? क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको रखना। मैं तो कुछ सोचती ही नहीं थी। हाँ, मतलब होता है ना, मतलब लाइक ये तो चीज़ें हम अब सोचते हैं ना, क्योंकि हम इतने बड़े हो गए हैं, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। लेकिन एक बच्चा जिसको जो बताया जाता है वो मुझे तो मैंने वही अडाप्ट कर लिया था कि आपने। अच्छा ऐसा है, पापा से बात नहीं करना। पापा का फ़ोन आ गया तो मैं डरने लगती थी, कोई देख ना ले। अगर कोई देख लेगा मैं उनसे बात कर रही हूँ तो मेरे साथ तो बुरा हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा।
तो फिर आप कब तक रही अपने ननिहाल में? मैं 7th स्टैंडर्ड तक रही। मुझे वहाँ पे प्यार भी बहुत मिला। मेरी नानी ने बहुत प्यार किया, खाला ने बहुत प्यार किया, अच्छी मेमोरीज भी हैं। उन लोगों ने अनकंडीशनल प्यार किया, अपनी बेटी की जगह, अपनी बहन की जगह प्यार किया। फिर बुरी मेमोरीज भी थी कि जाहिर सी बात है जॉइंट फैमिली थी, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे। उन्होंने बचपना छीन लिया था, उन्होंने कभी भी इक्वालिटी नहीं दी। और लोगों ने, नानी की भी तबीयत ख़राब रहने लगी, खाला की भी शादी हो गई। उन लोगों ने तो अपने टाइम पे बहुत ज़रूरत से ज़्यादा प्यार किया। जब खाला की शादी हो गई मदर के इंतकाल के बाद 1 साल बाद, फिर नानी की भी तबीयत ख़राब रहने लगी। तब मेजर जो है मेरे साथ मसला होना स्टार्ट हुआ। मैं बहुत टॉर्चर होती थी, मुझे बहुत ज़्यादा। कौन करता था? फैमिली में जब मतलब आपकी जॉइंट फैमिली होती है, एक्सटेंडेड फैमिली होती है, मामू मामी, मतलब वो लोग सारे लाइक मतलब गंदे से ट्रीट करना, चीज़ें जो होती है वो, क्योंकि देयर ओन चिल्ड्रन कम्स फर्स्ट। दैट्स अ ह्यूमन मतलब हार्श हो जाना। शायद उन लोगों को रियलाइजेशन भी नहीं है। दैट्स द ह्यूमन नेचर दैट माय चिल्ड्रन कम फर्स्ट एंड देन किसी और के बच्चे। चिकन को छुपाया जाता था कि मैं चिकन ना खाऊं, तो इस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने की है। और जबकि लोगों को रियलाइजेशन नहीं है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। पर हाँ, मैं बच्ची थी तो मैं सब फेस करती थी। कुछ भी अगर मैंने बदमाशी की तो जिस तरीके से चिल्लाया जाता था, मैं वॉशरूम में छुप के रोती थी। मैं बस सोचती थी मैं बड़ी कब होंगी, कुछ होगा मेरे साथ मुआवजा, एक दिन मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, कोई मुझे बचाने के लिए आएगा। मैं इस तरीके से सोचती थी। स्कूल जाती थी? स्कूल जाती थी और मैं अल्लाह पाक के करम से मैं काफ़ी ज़हीन थी, शार्प थी। मैं उतनी मेहनत नहीं करती थी पर मुझे मार्क्स अच्छे आते थे हमेशा। और स्कूल में भी मैं हमेशा एक होता है ना टेंशन में रहती थी। जब खाला की शादी हो गई तो अब मेरी बुक्स कवर कौन करेगा, अब मुझे पढ़ाएगा कौन। फिर भैया भी चला गया ददियाल, अब मुझे पढ़ाएगा कौन, अब क्या होगा मेरे साथ। मैं हमेशा इस तरीके का सोचती रहती थी। सो छोटी उम्र में जिस वक्त हमारी डॉल से खेलने की उम्र होती है, हमारी फ्रेंड्स के साथ हमें सिर्फ और सिर्फ एक पढ़ाई की टेंशन होती है और कुछ नहीं होता। उसमें देयर सो मेनी थिंग्स अराउंड यू विच यू आर फेसिंग। और उसमें फिर एक बच्चे के, आप कहते हैं ना, वक्त से पहले जिम्मेदार हो जाते हैं, वक्त से पहले आप बड़े हो जाते हो। जी, एक टाइम तो ऐसा भी था कि मैं अपनी लाइफ से इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी 8-9 साल की उम्र में, क्योंकि नानी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मैं बहुत ज़्यादा अंदर से टॉर्चर हो रही थी, इमोशनली बहुत वीक पड़ गई थी। मुझे लगा था कि मैं फादर के पास भी नहीं जा सकती। अब मैंने क्या सोचा कि मैं घर से भाग जाऊँ। 9 साल की उम्र में मैंने घर से भागने का अटेम्प्ट किया था, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स ने मुझे रोका था। हाँ, आपको लगता है ना कि शायद ये इस वक्त जहन्नुम है और मैं इससे निकलूंगी बाहर तो सब अच्छा होगा, लेकिन हम ये सोच ही नहीं पाते कि बाहर क्या होगा, कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। बस ये तो बस यहाँ से निकलूं, बस ऐसा लगता था ना कि बस यहाँ से निकलूं, कुछ मुआवजा हो जाए, अल्लाह पाक मेरे साथ कुछ कर दे कि ये मेरी लाइफ जो मैं सफ़र कर रही हूँ, जिस तरीके से मुझे ट्रीट किया जा रहा है, बस वो नहीं। क्योंकि सब बच्चों को अच्छी ट्रीटमेंट मिलती थी, अच्छा फील होता था। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके लिए स्टैंड लेने के लिए, और मेरे पास कोई नहीं था। तो मुझे हमेशा नौकरानी की तरह इन्फीरियर फील कराना, जाओ जाके नाक साफ करके आओ, जाओ यहाँ पे से हटो, जाओ जाके पानी लाओ, इस तरीके की ट्रीटमेंट। हालांकि मेरी खाला और मेरी नानी ने मुझे मतलब फूलों वाला ट्रीटमेंट दिया, पर उनकी भी गलती नहीं थी। उनकी तबीयत ख़राब हो गई, वो लोग चले गए। फिर उनके पीछे में मेरे साथ कैसा ट्रीटमेंट होता था ये उनको भी नहीं पता था। ये उनको भी नहीं पता था। मेरी शक्ल ऐसी हो गई थी कि जब मेरे फादर ने मुझे 7 साल के बाद देखा तो उन्होंने कहा ये मेरी बेटी है, मैं इसको लूँ भी तो लोगों को क्या कहूँगा, ये तो लगती नहीं है। बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे, हाँ, हमारा बच्चा जैसी भी शक्ल होगी, अल्लाह ताला ने हमें दिए, औलाद दी है, हमें उससे बहुत प्यार होता है, जैसा भी हो, कोई कुछ भी कहे। हम कभी अपनी औलाद को लेकर एम्बैरस होते नहीं हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनका वो ये देख के परेशान थे कि व्हाट हैपेंड विद यू। उन्होंने जब मुझे 7 साल के बाद देखा था तो मुझे इस हालत में देखा था। किसी ने घर लिया था तो वो होता नहीं फातिया वगैरह, वो था उनके घर में। मैं बच्चों का पैम्पर चेंज कर रही थी और मैंने बच्चों की चप्पलें हाथ में पकड़ी हुई थी और मैं एकदम स्किनी
और एकदम सांवली, बहुत ही अजीब सी हालत में थी, क्योंकि मैं बचपन में हालांकि बहुत क्यूट थी, फिर अचानक से, क्योंकि आपको जाहिर सी बात है बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, मैं माल नरिश्ड हो गई थी, तो मैं बहुत ही अजीब लग रही थी। मेरे पापा ने बोला कि ये कैसी है, ये तो मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। जिस बेटी को लेने के लिए माँ दुनिया से चली गई तो उस बच्ची का हाल क्या होगा ना, बाप तो सोचता ही होगा डेफिनेटली। अच्छा, आपने मुझसे जिक्र किया था एक मौलवी साहब का, मैं चाहूँगी कि आप उनके बारे में खुद बताइए। जी, एक मौलवी साहब थे, लाइक मेरी नानी को ट्रीट करने के लिए आए थे जब उनको हेपेटाइटिस बी हो गया था, उनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब रहने लगी थी, तो एक मौलवी को बुलाया गया था कि वो उनको क्योर करेंगे। वो 70 इयर्स के थे, और मैं बट वो कैसे क्योर करेंगे हेपेटाइटिस को? नहीं, कि उनको फूकेंगे, दुआ तावीज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें करेंगे, और घर में भी लोगों को, तो घर वाले सब सारे उन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। और मैं थी 9 साल की, ठीक है, वो नानी को फूकते और फिर नानी को बोलते आइज़ क्लोज़ करने के लिए, और मुझे बैड टच करते थे, मुझे बोलते थे कि तुम भी आइज़ क्लोज़ करो, और उसके बहाने मुझे बैड टच करते थे वो, और वो कहते थे कि ये ट्रीटमेंट का पार्ट है और तुम्हें ये किसी को कहना नहीं है, अगर कहोगी तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ। फिर सेकंड टाइम मेरी नानी नहीं थी घर पे, मेरा भाई था, और उनके रूम का एसी ख़राब था। मेरे भाई ने बोला कि मौलवी साहब भी यहाँ पर हैं, तुम भी। मैं छोटी सी थी, छोटी बच्ची, उसको क्या कैसे ट्रीट किया जाता है। अब मैं डर गई कि अब मौलवी साहब फिर मेरे साथ क्या करेंगे। मैं डर के अपने नाना के पास चली गई, प्लीज़ मुझे ऊपर ना जाने दे, मुझे आज यहाँ पर सोने दे। तो मुझे वो, खुद वो को, घर में रहते थे? वो घर में आ गए थे, वो घर में 4-5 दिन के लिए आए हुए थे। मैं अपने आप को बचाने के लिए रात के 1-2 बजे मिन्नत कर रही हूँ, मैं नीचे जा रही हूँ कि प्लीज़ मुझे आज यहाँ पर सुला लें, इस रूम में सुला लें, मैं ऊपर नहीं जाना चाहती। मतलब क्योंकि मैं इतनी डर गई थी। फिर भी जाने के टाइम उस मौलवी ने मुझे बैड टच किया, और उसके बाद मुझे स्लीपिंग पैरालिसिस होने लगा। मैं सोती थी तो मुझे वो मौलवी ही नज़र आता था कि वो मुझे टच कर रहा है। बट आपने किसी को बताया? मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि मैं डरती थी। मैं किसी से इतनी फ्री ही नहीं थी। मेरे 2 बड़े भाई थे, मैं उनको बता नहीं सकती थी, उनसे एक शर्म का रिश्ता था, और मेरे पास ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं था कि जिससे मैं खुल के बताऊं। क्योंकि एक्चुअली ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, इनको ये सबसे पहले आपको इस चीज़ से डराते हैं कि तुमने किसी को बताया तो तुम्हारी गलती होगी, तुम्हें डांट पड़ेगी, तुम्हें मार पड़ेगी, तुम्हें जान से मार देंगे। मेरी तो कोई गलती है ही नहीं, इट्स ऑल योर फॉल्ट, सो इट्स ऑल ब्लेम गेम, जिसमें बच्चा डर जाता है। हालांकि मैं 9 साल की थी, 9 साल की थी। ये जो मोलेस्टेशन थी, व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट लेफ्ट ऑन योर ब्रेन, ऑन योर माइंड, ऑन योर, जो हमारे ख्यालात होते हैं, या हम पे इस चीज़ का सारी उम्र के लिए एक इफेक्ट रह जाता है? आपको लगता है कि रहता है? बिल्कुल बिल्कुल रहता है। मुझे डर लगता है हमेशा, मैं हमेशा डरती हूँ। मैं सोती हूँ तो मुझे स्लीपिंग पैरालिसिस हो जाता है, और मुझे वही ख्याल बार बार आता है, बार बार। और मुझे साइकोलॉजिकली लगता है कि मैं अगर किसी को कुछ बताऊँगी तो लोग गलत समझेंगे। ये मोलेस्टेशन, ये टॉर्चर, ये मेंटल हैरासमेंट, ये सारी ज़िंदगी आपकी पर्सनालिटी पे होता है। बट यू कैन, आप अपने आप को इस ट्रीट भी कर सकते हैं डेफिनेटली विद सम थेरेपीज। थेरेपीज बहुत ज़्यादा काम करती हैं। हैव यू एवर ट्राइड? नहीं, मैंने टू बी ऑनेस्ट कभी थेरेपी वगैरह ट्राई नहीं किया। मैंने खुद में, मैं बहुत स्पिरिचुअल हो गई, मैंने अल्लाह से दोस्ती कर ली। मैंने हर चीज़ में ना, मैं अल्लाह को कहती हूँ कि तू 70 माओं की तरह प्यार करता है, तो मुझे भी प्यार कर। मैं अपनी हर बात अल्लाह से शेयर करने लगी। मैं जब से स्पिरिचुअल हुई हूँ ना, तब से मुझे लग रहा है कि मैं धीरे धीरे हील हो रही हूँ, मेरी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग बन रही है। मुझे लोगों का फ़र्क नहीं पड़ता, कौन क्या सोचता है, कौन क्या कहता है। अगर कोई गलत कहता है मेरे साथ तो अल्लाह पाक खुद ही देख लेता है। अच्छा, अब्बू के घर कैसे गई? अब्बू के घर जब मैं गई तो वहाँ पर अब्बू का ट्रांसफ़र कहीं और था, किसी और सिटी। वहाँ पर भी जॉइंट फैमिली, वहाँ पर भी मैं ऑल ऑफ ए सडन गई। कज़िन्स थे वहाँ पर, कुछ मेरे से बड़े थे, मैं वहाँ पे सबसे छोटी थी, तो उन लोगों ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। मैं पढ़ाई में अच्छी थी, मुझे अच्छे मार्क्स आ रहे थे काफ़ी, तो काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन हुआ।
लोग कहते थे कि ये टीचर की बटरिंग करके इसको मार्क्स आते हैं, ये पढ़ती नहीं होगी, ऐसे ही आ रहे होंगे इसको मार्क्स। वहाँ पर भी वो आयरन छुपाना मेड से, वो खाना छुपाना, इस तरह की चीज़ें होती है। एक वाक़या मुझे याद है, मेरा टिफ़िन पैक किया था मेरी किसी चाची ने, और मुझे नूडल्स दिया था टिफ़िन में। मुझे नूडल्स, वो आपका एक लंच बॉक्स का एक क्वार्टर होता है ना, उससे भी कम दिया था। फिर मैं स्कूल गई, मैंने अपना लंच खोला, फ्रेंड्स ने देखा कि तुम्हारा लंच इतना कम। मैंने बोला वो एक्चुअली मैंने खा लिया, पर मुझे अंदर मैं इमोशनल हो गई। फिर मैं ऊपर गई उनकी बेटी के क्लास में, मैंने देखा कि वो तो पूरा खा रही है। तो मेरे साथ हमेशा इस तरह की चीज़ें भी होती थी कि कम देना, ये करना। तो वहाँ पर भी एक तरीके से मुझे पूरी तरीके से ददियाल में भी एक्सेप्टेंस नहीं मिला था। अच्छा, अब्बू ने दूसरी शादी की थी? जी, की थी। तो आप उनके साथ रहती थी या पूरा एक जॉइंट सिस्टम था? पूरा एक जॉइंट सिस्टम था। और अब्बू ने जिसके साथ दूसरी शादी की थी, मतलब वो पहले अब्बू के साथ जहाँ पे अब्बू का ट्रांसफ़र था वो रहती थी, फिर वो बाद में वहाँ पे शिफ्ट हुई। अच्छा, अब्बू कहीं और रहते थे और आप लोग जॉइंट फैमिली में ददियाल में रह रहे थे? जी बिल्कुल। ओके। वो कैसी थी आपके साथ? टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने मेरे साथ कभी कोई ज़्यादती नहीं की, कभी कुछ बुरा नहीं बोला, मतलब पोलाइट और अच्छे से रहे वो। और बहन भाई हैं? नहीं, उनके खुद के बेबीज़ नहीं हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है। ओके। और वो मतलब पोलाइट रही, उन्होंने कभी, एक होता है ना, कभी मुझे टॉर्चर नहीं किया, कभी कुछ बुरा नहीं किया मेरे साथ उन्होंने। माँ का प्यार दिया? माँ का प्यार नहीं कह सकती, दोस्त की तरह रही वो मेरे साथ, माँ का प्यार नहीं। हाँ, क्योंकि आई थिंक हम अपनी माँ की क्योंकि उनकी भी एज कम थी ना, और उनसे भी एक्सपेक्ट करना कि वो मुझे माँ का प्यार दे, तो उनके ऊपर जाती है। उन पे जाती है। उनकी भी फर्स्ट मैरिज थी, हालांकि वो बहुत खूबसूरत, यंग, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कभी माँ का प्यार उनसे। शी इज़ लाइक अ फ्रेंड। हाँ, लाइक अ फ्रेंड। चलो, दैट्स गुड। ये तो अच्छी बात है। आपने जैसे कि मुझे भी बताया कि आप अपनी क्लास में टॉप करती थी, और फिर भी आप पे इल्ज़ाम लगाया जाता था कि ये तो कुछ टीचर को दे के बटरिंग करके, और टीचर्स पेट भी कहा जाता है, यू नो, लाइक कि ये तो बस उनको बटन लगाती हैं, अच्छे नंबर आ जाते हैं, और ये पढ़ती भी नहीं है इतना। तो आपको था कि बस मैंने अब पढ़ के बहुत एक अच्छी जगह पे पहुंच जाऊंगी, उन सबको दिखाऊंगी कि आई कैन डू समथिंग। आपको कभी ऐसा फील होता था? मुझे शुरू से पता था कि अल्लाह पाक मेरे साथ इतनी ज़्यादती नहीं कर सकते। मेरा बचपन ख़राब था, मैं बड़ी होंगी तो मेरे साथ कुछ बहुत ही अच्छा होगा, कुछ तो होगा, अल्लाह पाक कुछ तो करेंगे मेरे साथ जस्टिस। तो मुझे था कि मुझे पढ़ना है, मुझे अपना नाम बनाना है, अपनी आइडेंटिटी, और नॉर्मल नहीं, मतलब कि लोग जाने मुझे उस तरीके से। हालांकि इंडिया में भी मैंने काफ़ी सारे इनिशिएटिव वगैरह लिए, वहाँ पे मेरे स्टेट में मुझे सारे लोग जानने लगे। मैंने अपना नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी मीडिया इंटरव्यूज़ एंड ये वो, मतलब अच्छी रिकग्निशन मुझे वहाँ पे मिलने लगी थी। तो मुझे तब से ही था कि मैं कुछ करूँगी। जैसे मैं ददियाल आई ना, तो मुझे लगा बस अब बस हुआ। मैं और ज़्यादा मेहनत से पढ़ने लगी। मैं अपने कॉलेज यूनी में टॉपर, मैं हर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी मैंने स्टार्ट किया। फिर मैं 18-19 साल में मेरे 2-3 सोर्स ऑफ इनकम थे। माशाल्लाह। मैं लिखती भी थी, मैं बोलती भी थी, मैं कोट ऑफ, मतलब मैं 2-3 तरह की चीज़, मुझे पता था कि बड़े होकर के तो मैंने करना ही करना है। मैंने बस कुछ करना है और करके दिखाना है कि आई एम बेटर। आई एम बेटर। भाई दोनों क्या करते हैं? एक भाई बिजनेसमैन है, एक भाई इंजीनियर है, और माशाल्लाह से दे आर डूइंग गुड। दैट्स रियली, अल्हम्दुलिल्लाह। सोलिसिटर बनने का कैसे सोचा? मुझे सब चाहते थे कि मैं मेडिकल करूं, पर वो हमारे हर साउथ एशियन फैमिली में हर माँ बाप का पहला ये होता है, मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए। और मेरे पेरेंट्स भी यही चाहते हैं। हाँ, और अगर कोई पढ़ाई में अच्छा होता है तो उसको तो फिर बनना उसको ही तो है। लोग मतलब इतना ज़्यादा वो करते हैं कि पूरी उम्मीद रखते हैं कि वो तो बनेगा ही बनेगा। पर मैंने बोला कि नहीं, नॉट माई पर्सनालिटी, मैं तो नहीं बनूंगी, मैं बुढ़ी हो जाऊंगी, मेरे बाल सफ़ेद हो जाएंगे। डॉक्टर बनते हाँ, मुझे था कि ये लॉ चीज़ जो है ना, इट इज़ फ्रॉम विद इन। मुझे बोलना पसंद है, मुझे अपने पॉइंट्स रखना पसंद है, मैं पीपल पर्सन हूँ, पीपल्स पर्सन।
तो ये मेरे लिए चीज़ है, दिस इज़ माई थिंग। या तो मैं मीडिया में जाऊंगी या तो मैं लॉ में जाऊंगी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, और कोई तीसरी चीज़ है ही नहीं। आप दोनों में हो, दोनों में हूँ। मीडिया में भी और लॉ में भी हो। हाँ। यूके कैसे आना हुआ? यूके अब ददियाल से भी वहाँ पर भी बनी, मुझे तो बाहर जाना ही था। अब मुझे कौन रखता, मैं कहाँ पे रहती, मैं ना ननियाल में खुश थी ना मैं ददियाल में खुश थी। तो अब बाहर ही जाना ऑप्शन था कि वहाँ पे पढ़ेगी, हॉस्टल में रहना, बाहर रहना, अपना इंडिपेंडेंट होने के लिए। तो पापा ने डिसाइड किया कि अब उसकी प्रॉपर तालीम के लिए, पढ़ाई के लिए इसको मैं बाहर भेजता हूँ, और पढ़ाई के बाद ये आ जाएगी। तो मैंने पढ़ाई की यहाँ से, फिर पढ़ाई में ही अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज लकी इनफ कि मुझे जॉब मिली। फिर मुझे लोगों ने सपोर्ट किया, मुझे बोला कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम जॉब के लिए नहीं बने हो, तुम अपना काम स्टार्ट करो। और यहाँ पर यूके ने मुझे बहुत अच्छे से वेलकम किया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे लोग मुझे जितनी भी मैंने प्रॉब्लम सही है अपनों से, पराए लोगों ने मुझे यहाँ पे फैमिली दी, मुझे जितना प्यार दिया यहाँ पे लोगों ने, उतना मैंने मुझे लाइफ में कभी नहीं मिला। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपके फादर ने ये नहीं सोचा जैसे हमारे टिपिकल फादर सोचते हैं, बड़ी होगी शादी कर दो? काफ़ी दफ़ा सोचा अच्छा? कि इधर करते हैं उधर, काफ़ी प्रेशर भी हुआ, पर मैंने बोला कि नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी प्रॉपर किसी के अंदर रेस्ट्रिक्शन में बुरी लाइफ देख ली, अब मैं बुरी लाइफ नहीं देखूंगी। मतलब किसी भी लल्लू पंजू से आप कहोगे कि शादी कर लो, इधर कर लो, और वो मुझे रेस्ट्रिक्शन में रखेगा, वो जो मुझे इंडिपेंडेंस नहीं देगा, और मेरी उसके साथ कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, और मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी लोगों के लिए, सोसाइटी को दिखाने के लिए, तो नहीं, मैं नहीं करूँगी। अच्छा, मैंने आपके माइंड में शादी ये है, मेरे माइंड में शादी है कि रिस्ट्रिक्शंस, कॉम्प्रोमाइज़ लोगों को दिखाने के लिए हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मतलब कॉम्प्रोमाइज़ हर रिलेशन में होता है, पर गलत तरीके से कॉम्प्रोमाइज़। जब तक मुझे कोई सूटेबल पार्टनर नहीं मिलेगा जो मुझे स्पेशल फील कराए, जैसा मैं सोचती थी कि मेरे लिए स्टैंड ले, मुझे स्पेशल फील कराए, मेरी केयर करे, और मेरी उसके साथ अच्छी कंपैटिबिलिटी हो, तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। मैं किसी भी राह चलते के साथ तो नहीं कर सकती। अब वहाँ पे उन लोगों ने रिश्ता वगैरह भी देखा कि अब आओ शादी करो, इससे करना है, इसको ज़बान दे दी, उसको दे दी। मैंने बोला आपकी प्रॉब्लम है, आपने दी है, आपकी ज़ुबान, आपकी ज़बान है, मैं अपनी लाइफ वो नहीं करूँगी। तो आपकी जो आपकी सोच है उसके हिसाब से कोई मिला? अभी तक तो नहीं मिला, मतलब सर्च चल रही है। आप देखिए, मैंने बहुत सारे गलत फैसले लिए हैं, मुझे लगता है कि वो ऐसा है, पर वो एंड में पता चलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। मोहब्बत की कभी किसी से? हाँ, मोहब्बत तो किसको नहीं होती है। मोहब्बत भी होती है, दिल भी टूटता है, और वो होना ज़रूरी होता है ना आपकी पर्सनालिटी के लिए। आपकी पर्सनालिटी में निखार आती है, फिर ही आप कुछ कर सकते हो। जिसने मोहब्बत नहीं की, जिसने दिल अपना नहीं तोड़वाया, तो उसने लाइफ नहीं जी। अच्छा, आप एक NGO भी चलाती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वो जो NGO है वो बेसिकली काम करता है लीगल अवेयरनेस पे, अंडर प्रिविलेज लोगों की हेल्प करता है लीगल अवेयरनेस देने में, और अपलिफ्ट करता है जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जैसे हर चीज़ प्रोवाइड करना उनको, बेसिक नीड्स। बेसिकली 16-17 सिटीज़ में ये चल रहा है। माशाल्लाह, you started that? या अल्हम्दुलिल्लाह, I started in when I was 19 years old. वाओ, मैंने तब स्टार्ट किया था। तो चल रहा है अभी तक? आप यहाँ पे हो फिर भी चल रहा है, इट इज़ वर्किंग। आप यहाँ पे बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो आ तो जाते हैं जैसे तैसे, चीज़ें बेची, घर वालों ने कर्जे लिए, ज़मीनें बेची, कुछ बहुत कुछ होता है, और उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत चेंज होती हैं। उनको लगता है बस एक दफ़ा यूके में कदम रखा, पासपोर्ट हमारे हाथ में। लेकिन यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत। और जैसे जैसे कवानीन चेंज होते जा रहे हैं, वैसे वैसे रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती जा रही हैं, मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। आप यहाँ पे स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए काम करती हैं, जिनको यहाँ पे आके उनका वीज़ा का प्रॉब्लम हो, उनकी अकोमोडेशन का मसला हो, उनकी ह्यूमन राइट्स की प्रॉब्लम्स हों, क्यों? बेसिकली वो बेचारे यहाँ पर आते हैं इस उम्मीद, अपना सब कुछ खो के आते हैं इस उम्मीद में कि उनकी लाइफ बन जाएगी। फिर यहाँ पर भी आके वो बहुत सफ़र करते हैं, जॉब नहीं मिलती, वीज़ा का मसला हो जाता है, यूनिवर्सिटी हटा देती है, बहुत सारे इश्यूज़ वो फेस करते हैं।
तो मुझे जितना मेरे साइड से हेल्प हो सकता है मैं करती हूँ. क्योंकि इसमें तो पैसे ही नहीं है ना. लाइक सोलिसिटर, ऑब्वियसली व्हेन यू आर सोलिसिटर बहुत पैसा होता है, ठीक है, लेकिन जब आप स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए जाते हैं वो तो बेचारे खुद परेशान होते हैं. खुद परेशान उनके पास तो खुद फीस देने के लिए नहीं होती है. एग्जैक्टली. सो व्हाई डिड यू चूज दैट? क्योंकि लोगों की हेल्प करना मतलब इम्पोर्टेंट है ना. पैसे का तो बहुत सारे सोर्सेज हो जाते हैं. तो जब फिर आपके अपना अंदर घर कैसे चलता है? वो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. मतलब कि एक चीज़ तो नहीं होती ना. जब आपके अंदर टैलेंट होता है तो So that is लोग just a तो आते part हैं of your just work a which you part, do for just them, a part, but you do the other things departments also, as other well. department also. और फिर ये एक पार्ट है. मतलब हर चीज़ अगर आप प्रॉफिट के लिए सोचेंगे तो हाँ. वो नहीं होगा ना. अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो आई ट्राई माई बेस्ट कि अपने बेस्ट पॉसिबल वे में हेल्प करूँ. और अपना तो वो ऊपर वाले की ज़ात होती है चलाने वाली. वो 2-3-4 तरीके से चल जाता है. 3-4 जरिए होते हैं चलाने के लिए. बिल्कुल. अच्छा, मेरे पास आपके लिए ना एक रैपिड फायर है. जी. Just a rapid, so you can answer rapid as well. सुबह उठ के सबसे पहली चीज़ क्या करती हैं? अल्लाह पाक का शुक्र. अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे ज़िंदा उठाया वापस. ये हमें सबको करना चाहिए कि जब हम आँख खोलते हैं तो सबसे पहला शुक्र ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सुबह का सूरज देखा. बिल्कुल. बिल्कुल. चाय और कॉफ़ी? चाय. टी लवर हैं? टी. अच्छा, अगर यूके में ना होती तो कहाँ रहना पसंद करती? इंडिया. और कोई मुल्क नहीं? यूएस. इंडिया या यूएस. ओके. कोई वियर्ड हैबिट? वियर्ड हैबिट जो आपको पता है वियर्ड है लेकिन मैं बहुत आपकी- क्लमजी हूँ. अच्छा. बहुत ज़्यादा क्लमजी हूँ. मैं चीज़ें गिरा देती हूँ. मैं अपने कपड़ों पे चॉकलेट गिरा दूंगी. कुछ भी कर दूंगी. थ्रेड ओवलीना से पूछा शूट के बाद कि मैं कितनी क्लमजी हूँ. अच्छा, अगर एक दिन के लिए आपको सुपर पावर मिल जाए तो क्या करेंगी? मैं अपना बचपना चेंज कर दूंगी. मैं फिर से बच्ची बन जाऊंगी. अपनी माँ को जिंदा कर दूंगी और मैं फिर से एक यू वांट टू रीराइट? आई वांट टू रीराइट माय स्टोरी. बचपन में क्या बनना चाहती थी? बचपन में ब्यूटी पार्लर वाली. बड़ा शौक था वो ब्यूटी पार्लर. अच्छा, खूबसूरत दिखने का शौक था खूबसूरत तो इसलिए दिखने का। लगता था कि जो भी ब्यूटी पार्लर में जाता है वो खूबसूरत मैं ब्यूटी बन के पार्लर वालों की एक्टिंग करती थी. फिर मुझे एक्ट्रेस बनने का भी शौक था एक टाइम में. अपनी पर्सनैलिटी एक लफ्ज में? मैं काफ़ी बबली हूँ. फुल ऑफ लाइफ. फुल ऑफ लाइफ. मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हो सकती. किसी को बोर नहीं कर सकती. मुझे हमेशा कुछ करना है. कुछ करना है. अच्छा, कोई ऐसा इमोजी जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करती हैं? लाफिंग वाला. हर Laughing? बात पे हर बात पे ना. लोग इरिटेट हो जाते हैं. अगर कि अपनी ज़िंदगी में किसी लम्हे में वापस जाना चाहें, कोई ऐसा लम्हा, तो वो क्या होगा? वो दोस्ती यारी और वो जब मौज मस्ती होती थी. कुछ किसी चीज़ का टेंशन नहीं. तो वो बड़ा मज़ा आता था. मतलब एक होता है ना कि मैं दोस्तों में बहुत लकी हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह. मेरे दोस्त यार जो हैं वो एकदम सच्चे. अगर जो होते हैं मेरे पुराने जो मेरी बचपन की दोस्त है वो भी दोस्त है. मेरी स्कूल की कॉलेज की मतलब जितनी भी दोस्त वगैरह हैं ये. फिर अलीना जो मतलब वो मेरे लिए बहुत करती है एक माँ के तरह. तो वो दोस्ती यारी वाला जो टाइम है ना उस चीज़ में मैं हमेशा So you always like happy in your friends. Yeah, I'm happy with my friends. I always want my friends to be around. Okay, so now I have a little bit GK questions. How's your GK? Okay. अभी तो बहुत ही गंदी हो गई है. Let's see. लंदन का सबसे फेमस ब्रिज कौन सा है? London Bridge. That's the famous one. Okay. दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? Atlantic Ocean. हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? केयर स्टारमर. चलिए, शुक्र है किसी को तो पता है. जी मुझे तो अभी तक वो इतना मशहूर नहीं है कि लोग उसको याद रखें, लेकिन इंशाल्लाह. ओके, आई हैव फ्यू सिली एंड फन क्वेश्चंस फॉर यू. अगर आपकी जिंदगी पे एक फिल्म बनाई जाए तो टाइटल क्या होगा? जब भी मेट. जब भी मैं जब भी मेट वाली गई तो मेरी रियल पर्सनालिटी वही है. ओह वाओ. अगर आप एक कार्टून कैरेक्टर होती तो कौन सा होती? पोकेमोन. पोकेमोन. ओके.
अच्छा, अगर आपको अपने फ्यूचर से 10 सेकंड बात करने का मौका मिले, इफ यू गेट अ चांस टू गो टू इन द फ्यूचर एंड यू जस्ट हैव 10 seconds, what you gonna say to yourself? प्राइवेट जेट। प्राइवेट जेट होना चाहिए। प्राइवेट जेट चाहिए, ओके। अच्छा, आपने मोहब्बत की बात की, दिल टूटा, फिर कुछ लिखना शुरू किया। कोई ऐसा शेर याद है जो आपने लिखा हो या किसी और का भी हो जो आपके दिल के बहुत करीब हो? तू चाहता है मैं फिरूं तेरे साथ और किसी को पता ना लगे। तू चाहता है मैं फिरूं तेरे साथ और किसी को पता ना लगे। मैं तुझ तक बहुत दिलों को दुखा कर पहुंची हूँ। बस दुआ करो मुझे किसी की बद्दुआ ना लगे। जबरदस्त। ये एक ऐसा शेर है जिसमें आप सब कुछ कह देते हो। सब कुछ कह देते हो। फिर एक ये, मैं तसल्ली से सुनती थी उसकी सब झूठों को। बंदा फरेबी सही लेकिन यकीन अच्छा दिलाता है। पर एक बंदा जो एक दफा आपको डिच करे, आप उस पर दोबारा एतबार नहीं हो सकता। एतबार कर सकते हैं। नहीं, एतबार लेकिन मोहब्बत का रिश्ता तो एतबार का है ना। एतबार नहीं हो पाता इंसान से। तो फिर जब एतबार नहीं होगा तो मोहब्बत कैसे होगी? एग्जैक्टली आप अपने दिल लगाने के लिए फिर से जा सकते हो, फिर से बात कर सकते हो, पर आप एतबार नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, आप उसके साथ दिमाग से होते हो, पर वो मोहब्बत नहीं होती। दिल के पास दिमाग नहीं होता, और जो दिमाग से वो प्यार नहीं होता। तो फिर तो वापस नहीं जाएंगे ना। नहीं। और अगर कभी मौका मिले सबक सिखाने का? नहीं, सबक वबक नहीं सिखाना। अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करनी सबक सिखाने में? आप अपनी लाइफ में खुश, हम अपनी लाइफ में खुश। कभी सामना हुआ दोबारा? बहुत बार। कभी आंखों में नदामत देखी उसके? बहुत बार। तो नदामत देख के लगा कि चलो माफ कर देती हूँ, सो यू मूव्ड ऑन? मूव्ड ऑन। और फिर लगता है कि अब जो हो गया फिर ख़त्म। वो दिल में एक होता है ना कि वो रह जाता है। जैसे कौन कहता है हम तबाह नहीं है, बस हमारी बर्बादी का कोई गवाह नहीं है। सबको लगता है जिंदा है हम, पर कैसे हैं जिंदा हम ही को पता है। उफ। भाई, जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको देखने में से कोई कैंडिडेट्स हों तो उनमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? अच्छा, मेरे लिए? अच्छा, मेरे लिए नहीं भाई, आप हाइट अच्छी होनी चाहिए। ओके, ठीक है, हाइट के लिए मैं अच्छी हाइट क्या होती है? 6 फीट। ओके, मेरी उतनी नहीं है पर फिर भी ठीक है। और केयरिंग, ठीक है, लॉयल, ऑनेस्ट, और स्पेशल फील कराने वाला, ये सारी चीज़ें। मेरा पैसा, उसका पैसा भी मेरा पैसा। भी मेरा ये तो पहला फंडा है। मेरा पैसा सिर्फ मेरा पैसा। हाँ। और उसका पैसा भी मेरा पैसा ही होना मेरा पैसा, तो उस बेचारे का क्या? कुछ भी नहीं। मजाक कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। Obviously, we just having fun. ऐसा नहीं होता, definitely. We just having a fun. But आपसे बातें करके बहुत मज़ा आया एल्सा। मुझे भी बहुत मज़ा आया। हमने, मुझे लगता है कि दिल की सारी बातें की हैं। आप लोगों से जाने से पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूँगी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों ने कभी सोचा था कि एक ऐसी बच्ची जिसने माँ को खोया, जिसने बाप से जुदाई झेली, जिसने घर घर की नफ़रत को भी देखा, जिसने बेइज्जती, तकलीफ, ज़्यादतियाँ सब बर्दाश्त की, और एक दिन यूके में सोलिसिटर बन जाती है, दूसरों की ज़िंदगियाँ बदल रही हैं, क्या आपने कभी अपने अंदर इतनी ताकत महसूस की है जो हालात के ख़िलाफ़ खड़ी हो सके, ज़ख्मों को ताकत में बदल सके, दुनिया को पीछे छोड़ के अपने मकसद तक पहुंच सके? ये सारी चीज़ें इस बंदी में हैं जिनसे आज हमने बात की। आप लोगों के सामने एक ऐसी स्टोरी लाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि ज़िंदगी से कभी भी हार मत माने। अगर ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं तो अच्छे दिन भी आते हैं, रात के बाद सवेरा भी होता है। और अगर आप अपने आप को एक लड़की होके ये महसूस करते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, तो इल्सा फ़ातिमा आपके सामने एक ज़िंदा मिसाल है कि आप
दुनिया में कहीं भी हो, अगर आपके अंदर विल पावर है, अगर आपके अंदर खुदा पे यकीन है, तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। अगर आपके अंदर एक मुस्बत सोच है तो आपको ज़िंदगी में बहुत आगे लेके जाएगी। तो इसी के साथ मैं चाहूँगी कि अपने अंदर मुस्बत एनर्जी रखें, पॉजिटिव एनर्जीज रखें, और अगर आपके अंदर जज्बा है कुछ करने का तो उसको छोड़ें मत, या ये मत सोचें कि ये तो बहुत ऊपर है, मैं कैसे पहुंचूंगी। एक एक कदम रखें, कभी ना कभी तो पहुंच ही जाएंगे। और इसकी ज़िंदा मिसाल एल्सा हैं। और बस आप लोगों से विदा लेंगे, और इसी तरह से इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ जो आप लोगों को हिम्मत और हौसला दें आगे बढ़ने का, मैं अपने शो पे लाती रहूँगी। और जाते जाते एल्सा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। आपके आने का शुक्रिया। तो इंशाल्लाह दोबारा से आएंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नई जिंदगी की कहते हैं ना कि अचीवमेंट लेके, जो आपको इंस्पायर करे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।